तो हाय गाइस, मैं हूं लोकुश कश्यप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी 99। जी हाँ गाइस, स्वागत करता हूं आपके अपनी इस वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो में जो है हम उपचयन और अपचयन अवक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ गाइस अगर वीडियो पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे उपचयन और अपचयन अवक्रिया के बारे में। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसके, उपचयन। जी हाँ, उपचयन अभिक्रिया के बारे में। जी हाँ, जिसे हम क्या ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जी हाँ, हिंदी में इसको हम उपचयन और इंग्लिश में जो है ऑक्सीडेशन कहते हैं। जी हाँ गाइस, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए उपचयन कहते किसे हैं। जी हाँ, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे, जी हाँ पदार्थ। जी हाँ, पदार्थ में अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन, जी हाँ किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास मीन्स होता है कमी। जी हाँ, कमी होना। जी हाँ, देखिए हम उपचयन अवक्रिया किसे कहते हैं। देखिए अगर किसी भी पदार्थ में, जी हाँ गाइस, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना जो है क्या, उपचयन अवक्रिया कहलाती है, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जी हाँ गाइस, तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप गौर करेंगे, एक ये दो तत्व कॉमन होने चाहिए, एक तो हाइड्रोजन और एक जो है क्या, ऑक्सीजन। जी हाँ गाइस, इन दोनों पे आप ज़्यादा गौर करेंगे, इन दोनों पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि चीज़ें जो है आपको यहीं से समझ में आ जाने वाली है। जी की यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो तत्व होते हैं गाइस। यहाँ पे कहा गया अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, यानी अगर ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ रहा है तो उसे हम क्या, उपचयन अवक्रिया कहेंगे। लेकिन अगर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, टूट करके बाहर निकल रहा है, यहाँ कमी का मतलब हो गया टूट के बाहर निकलना, यानी उस पदार्थ में से अगर बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या, उसे भी क्या, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, जी हाँ ये हमारा पदार्थ है, प्लस इसमें क्या ऑक्सीजन O2, यानी ऑक्सीजन को जोड़ दिया जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। जी हाँ, हमारे पास कोई एक पदार्थ था, उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे कहा गया पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, यानी जुड़ना, यानी पदार्थ में ऑक्सीजन जब जुड़ गया तो उसे हम क्या, उपचयन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम उपचयन कहेंगे। एक परिस्थिति और होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी कमी होना, यानी उससे अलग होना। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, जी हाँ इस पदार्थ में हाइड्रोजन पहले से है। जी हाँ, इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या, माइनस हो रहा है, यानी निकल रहा है इसमें से। किसी पदार्थ में से अगर हाइड्रोजन टूट करके बाहर निकल रहा है, तब भी क्या, हम उसे क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन, तब भी उसे हम क्या, उपचयन कहेंगे। जी हाँ गाइस, ये दो मेथड सब याद रखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जी हाँ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं रिएक्शन। जैसे रिएक्शन में लेंगे C+O2 इज इक्वल टू CO2। जी हाँ, यहाँ पे कहा गया, देखिए पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। यहाँ पे पदार्थ हमारा क्या है, C है, कार्बन एक पदार्थ है, और इसमें क्या, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ये जो है हमारा क्या, ये पदार्थ हो गया। जी हाँ, ये पदार्थ हो गया, और इसमें से प्लस O2 जुड़ रहा है, तो क्या यहाँ पे क्या हुआ, CO2 बन गया। तो इसे हम क्या, एक उपचयन अवक्रिया कहते हैं। जी हाँ गाइस, तो इस प्रकार से जो होती है क्या, इसे हम उपचयन अवक्रिया कहते हैं। तो गाइस एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, एक रिएक्शन और लेंगे। जी हाँ, आप इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इसके बाद जो है अब एक रिएक्शन और लेते हैं। जी हाँ गाइस, देखेंगे इसमें, जी हाँ देखिए CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे गाइस, कहा क्या, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना,
यहाँ पे पदार्थ मान लेते हैं, हमारा ये कौन है, ये मान लेते हैं। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, उपचयन। यानी ऑक्सीजन अगर किसी भी पदार्थ में जुड़ रहा है तो उसको क्या हम कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जी हाँ गाइस, यहाँ पे अभी हमने आपको बताया, जस्ट अभी पीछे जो है हमने बताया था प्लस और माइनस करके, वो वाला मेथड आप याद करके रखेंगे। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देखेंगे हमारा हाइड्रोजन जो है क्या एक पदार्थ है और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ कहने का मतलब वही हुआ कि हमारा पदार्थ बिल्कुल ये जो है H2 एक पदार्थ है और इसमें क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया। इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन। जी हाँ, इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। जी हाँ, लेकिन अगर किसी पदार्थ में से, जैसे यहाँ पे 2H2O से अगर इसमें से H जो है H2 अगर बाहर निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तब भी क्या हम उसे कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जी हाँ गाइस, तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा गाइस, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो उसे हम क्या, उपचयन कहते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन बाहर निकले तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। जी हाँ, तो आइए उसी के बारे में अब हम जानने वाले हैं। जी हाँ, तो इसे फिलहाल के लिए हटा दे रहे हैं, अब बात करेंगे हम किसको, अपचयन के बारे में। जी हाँ, इसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। देखिए अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। जी हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। जी हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। जी हाँ, अपचयन अभिक्रिया। देखिए अगर पदार्थ में, जी हाँ पदार्थ में हाइड्रोजन, जी हाँ यहाँ पे उल्टा हो रहा है गाइस, हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन, जी हाँ ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास होना, तो उसे हम क्या, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसका उल्टा था, यहाँ पे उल्टा हम देख रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन, वहाँ पे क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कोई भी पदार्थ है, जी हाँ कोई भी पदार्थ है तो उसमें प्लस क्या हाइड्रोजन, उसमें क्या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन। जी हाँ, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन और यहाँ पे देखेंगे लेकिन, जी हाँ अगर मगर लेकिन जहाँ पे आता है गाइस, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। जी हाँ, क्योंकि ये ऐसे शब्द ही हैं जो आते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है और उस पदार्थ से क्या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी ऑक्सीजन इसमें से क्या बाहर निकल रहा है, तब भी क्या हम इसे कहेंगे, अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। गाइस ये वाला मेथड्स आप चाहे यूज करें चाहे ये वाला, दोनों गाइस आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज करेंगे, लेकिन ये वाला मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा, देखते ही आपको फट से याद हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन ये वाला भी उतना अच्छा ये भी है, ऐसी बात नहीं है, ये भी नहीं अच्छा है। देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना। जी अगर किसी भी पदार्थ में, अब यहाँ पे वहाँ पे बात हो रही थी ऑक्सीजन क्या जुड़ रहा था और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रहा है, तो इस परिस्थिति में हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जी हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल वही वाला लेंगे। जी हाँ गाइस, एग्जाम्पल ले रहे हैं एक जो हम लिए थे पिछले में। देखिए CuO + H2 इज इक्वल टू Cu + H2O। जी हाँ, यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिए हैं। देखिएगा इस रिएक्शन में इसमें कहा क्या गया, अपचयन अभिक्रिया जो है कहती किसे है कि उसके दो शर्त होते हैं, क्या, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जी हम तो कहे थे, हम पिछली जब यहाँ पे उपचयन बता रहे थे उसमें भी हमने बात किया था कि आप दो ही तत्वों को याद रखेंगे, एक तो हाइड्रोजन और एक तो ऑक्सीजन। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए कहा गया पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, यानी अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी क्या हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है यानी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तब भी क्या हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जी हाँ, ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे CuO, जी हाँ यहाँ पे कहा गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जी हाँ, तो अभी हम ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, ऑक्सीजन की कमी होना। यहाँ पे देखेंगे CuO में ऑक्सीजन है, जी हाँ बिल्कुल है, और यहाँ से देखेंगे यहाँ पे Cu जो है क्या हट गया कि नहीं, Cu में से O जो है क्या बाहर निकल गया,
तो इस परिस्थिति में जो है इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जी हाँ, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे हम देखे थे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या, अपचयन। जी हाँ, यहाँ पे क्या अपचयन हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। जी हाँ, उपचयन हो रहा है। यहाँ पे उस वाले पिछले वाले जो है पिछले ये उपचयन रिएक्शन में जो हम बात किए थे, तो वहाँ पे क्या हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा था ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या अपचयन हो रहा है, और यहाँ पे Cu में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो इसे हम क्या अपचयन कह रहे हैं। जी हाँ गाइस, तो अगर ये अभिक्रिया है, जी हाँ, अगर उपचयन और अपचयन, जी हाँ आप ध्यान देंगे, अगर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में हो रही है तो उसे हम क्या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है इसी रिएक्शन में, और इसी रिएक्शन में क्या उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जी हाँ गाइस, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, अब जो है बात करेंगे हम इसके कुछ दैनिक जीवन में इसके क्या प्रभाव होते हैं। जी हाँ, तो आइए उपचयन के जो होते हैं, सबसे पहले हम उपचयन के बारे में देखेंगे। ओके, उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में, जी हाँ देखिए क्या प्रभाव होते हैं। देखिए दैनिक जीवन में, जी हाँ क्या दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपचयन, जी हाँ उपचयन, उपचयन के प्रभाव, उपचयन के प्रभाव। जी हाँ, देखिए दैनिक जीवन में जो है हमारे रोज की जो है जिंदगी में, उसमें देखिए हमें जो है उपचयन का क्या प्रभाव होता है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, संसारण। जी हाँ, संसारण। जी हाँ, संसारण मीन्स होता है, सिंपल सा आप लिखेंगे कमजोर, जिसका मतलब होता है कमजोर। आप कोष्टक में लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए संसारण मीन्स होता है क्या, कमजोर। जी हाँ, देखिए देखिए जब कोई धातु, जी हाँ जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स होती है नमी। जी हाँ, आर्द्रता मीन्स नमी, नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि, आदि के संपर्क में, आदि के संपर्क में आने पर धातुएं, धातुएं क्या होती हैं, संसारित हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, संसारित, संसारित हो जाती हैं। जी हाँ, यहाँ पे कहने का मतलब आप देखेंगे संसारण मीन्स क्या होता है, सिंपल सा गाइस, संसारण मीन्स होता है कमजोर होना। जी हाँ, देखिए अगर ऑक्सीजन कहीं पे जुड़ रहा है तो क्या नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, ऑक्सीजन अगर कहीं पे जुड़ रहा है तो वो क्या नुकसान पहुंचाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कहा क्या गया है, संसारण जो है किसे हम कहते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जब कोई धातु, जी हाँ जब कोई धातु आर्द्रता यानी नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर क्या होती है, संसारित हो जाती है। आदि के संपर्क में आने पे क्या कमजोर हो जाती हैं और संसारित हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब जैसे हम मान लेते हैं लोहा जो होता है, लोहे को अगर हम क्या काफ़ी दिन तक ऐसे खुले में, जी हाँ अगर खुली वायु में रख दें, उसमें वायु में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन इसमें क्रिया करके क्या FeO फेरस ऑक्साइड बना लेता है, और क्या हमारा लोहा जो है क्या जंग लग जाता है, हमारे लोहे में जंग लग जाता है और हमारा लोहा जो है क्या कमज़ोर हो जाता है, तो उसी को क्या हम संसारण कहते हैं। जी हाँ, जैसे आप चांदी ले लीजिए, चांदी जो कई लोग गले में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, तो चांदी जो होती है उसमें जो है पानी के संपर्क में आता रहता है, पानी के संपर्क में आता है। पानी में भी क्या O2 है यानी ऑक्सीजन है, तो उसमें जो है उससे क्रिया करके वो क्या जो चांदी होती है क्या वो काली पड़ जाती है। चांदी आप देखो
काला पड़ जाता है, तो क्या वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, आपके पैरों में रहता है, फिर आप जब पानी के संपर्क में जाते हो तो वहाँ पे पानी में O2 रहता है, और O2 जो है क्या उससे क्रिया करके क्या उसे चांदी को क्या काला कर देता है। जी हाँ, तो वो क्या एक प्रकार से क्या हमारा जो है वो चांदी भी क्या कमज़ोर हो जाती है, तो वो क्या संसारण के ही उदाहरण है। जी हाँ, और बात की जाए जिसे तांबा कहते हैं, तांबा को आप देखो उस पर कभी कभी देखो आप हरी परत चढ़ जाती है। अब देखो तांबा जो होता है अगर पानी के संपर्क में आता है तो उस पर क्या एक हरी सी परत चढ़ जाती है, यानी पानी में क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अभी आप उसके पास अगर पानी के पास जाओगे तो ऑक्सीजन जो है जल में है, तो जल से जो है ऑक्सीजन ले करके और वो क्रिया करके क्या तांबे को क्या उस पर हरी परत चढ़ा देता है। जी हाँ, तो ये क्या सभी संसारण के उदाहरण है। संसारण देखिए हमारे दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव को हम समझा रहे हैं, तो यहाँ पे संसारण जो होता है आप देखेंगे लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, ये सब क्या संसारण के उदाहरण है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक और देख लेते हैं विक्रयगंधिता। जी हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं विक्रयगंधिता, देखेंगे सॉरी विक्रयगंधिता। जी हाँ, विक्रयगंधिता देखिए वसायुक्त, क्या वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु, जी हाँ, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित, जी हाँ, उपचयित हो जाती है। जी हाँ, तो उसे हम क्या, तो उसे जी नहीं यहाँ पे, तो उसके क्या होता है, उसके स्वाद, जी हाँ, उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन, जी हाँ, क्या परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या विक्रयगंधिता कहते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देखेंगे विक्रयगंधिता किसे कहते हैं। उपचयन में जो है उपचयन का प्रभाव हम पढ़ रहे हैं। जी हाँ, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या इसके प्रभाव हैं तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे विक्रयगंधिता किसे कहते हैं। देखिए वसायुक्त और तैली यानी तेल, तैली मीन्स होता है तेल, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, तो इसके स्वाद में क्या, इसके स्वाद और इसके गंध में क्या परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम क्या विक्रयगंधिता कहते हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए हमारा हम जो भोजन बनाते हैं वो अगर हम सुबह बना करके रख दें इसे खुले में, ऐसे उसे फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है, इसे खुले में अगर हम रख दें तो खुले में यानी हमारे वातावरण में क्या ऑक्सीजन है, जी हाँ O2 है, तो O2 जो होता है क्या हमारे भोजन में भोजन से मिल करके वो क्या एक क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद जो है क्या उस भोजन के स्वाद को क्या बदल देता है और उसमें क्या एक गंध आने लगती है। जहाँ जी हाँ, तो इस तरीके से क्या दैनिक जीवन में हमारे उपचयन के ये दो प्रभाव हमने देख लिए। तो गाइस इस तरीके से जो होता है क्या ऑक्सीजन जो है जहाँ पे जुड़ता है लोगों को नुकसान ही पहुँचाता है, लेकिन इंसान से जो जुड़ता है तो इंसान को जीवन दान देता है। ऐसी बात नहीं है कि ऑक्सीजन जो है हर जगह नुकसान ही पहुँचाए। जी हाँ, ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। जी हाँ, तो आज की वीडियो में जो है ये जो है क्लास 10th का जो है ये लेसन फर्स्ट जो है पूरा ख़त्म कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जी हाँ, देखिए रासायनिक, जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, लेकिन क्या तापमान के आधार पे, तापमान के आधार पर,
जी हाँ, क्योंकि हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है हम क्या तापमान के आधार पे जो है इसकी स्टडी करने वाले हैं, और इसी के बाद जो है हमारा क्या ये लेसन समाप्त होने वाला है। जी हाँ गाइस, तो इसी के साथ जो है अब हम आगे की तरफ इस वीडियो में बढ़ते हैं, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो है सबसे पहला जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ, किसी क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ, क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए जिस अभिक्रिया में, जी हाँ, जिस अभिक्रिया में उत्पाद, जी हाँ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा, जी हाँ, ऊष्मा का भी उत्सर्जन, जी हाँ, उत्सर्जन होता है, तो उसे हम क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे हम क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, यानी छेपी का मतलब गाइस छिपा हुआ, यानी उसी रिएक्शन में क्या ऊष्मा जो होती क्या छिपी हुई होती है, तो उसे हम क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे CH4 प्लस O2, सॉरी यहाँ पे O2 तो ठीक से बन ही नहीं रहा है। देखिए O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है गाइस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहा गया देखिए जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे हम क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल ये है, जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे CH4 जो है प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बना रहे हैं, 2H2O बना रहे हैं, और यहाँ पे जो है क्या ये इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, ऊष्मा का भी उत्सर्जन कर रहा है। जी हाँ, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें से ऊष्मा भी, यानी ये उत्पाद है, एक उत्पाद तो ये बना CO2, फिर दूसरा जो है 2H2O बना, लेकिन क्या उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा भी बन रही है, तो इसे हम क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जी हाँ गाइस, तो अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जी हाँ, एक और है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। जी हाँ, ये भी तो हमने ऊष्माक्षेपी जो है समझ लिया, अब बात करेंगे क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, अब बात करेंगे क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जी हाँ, देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए जिस अभिक्रिया में, जी हाँ, जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, ताप, विद्युत की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए
जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा ताप विद्युत की आवश्यकता होती है तथा विद्युत की, यहाँ पे तथा विद्युत की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे रिएक्शन लेंगे CaCO3, जी हाँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे कहा गया क्या उष्मा ताप या विद्युत वाहक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जी हाँ गाइस, ये क्या उष्मा देने के कारण हो रही है। जी हाँ, CaCO3 को अगर जब हम उष्मा देंगे तो ये किस में टूटेगा, एक तो CaO और प्लस किस में CO2 में टूट जाएगा। जी हाँ गाइस, तो ये हुई क्या उष्मा शोषी अभिक्रिया की एक उदाहरण। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ध्यान से आप समझेंगे गाइस, यहाँ पे देखेंगे जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, ये क्या है हमारा अभिकारक है। जी हाँ, क्या है अभिकारक। जी हाँ, हमने गाइस पिछली वीडियो में बहुत बार बात किया था अभिकारक और उत्पाद के बारे में। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए ये जो है था क्या अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है। जी हाँ, आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। ओके, अभिकारक उत्पाद, यहाँ पे कहा गया अभिकारक को तोड़ने के लिए, यानी इसको अलग करने के लिए क्या उष्मा की जरूरत हो, एक तो उष्मा या ताप या क्या विद्युत। जी हाँ, इन तीनों में से चाहे जिसकी अगर ज़रूरत पड़ रही है इसको तोड़ने के लिए, तो उसे हम क्या उष्मा शोषी, यानी इस रिएक्शन को तोड़ने के लिए क्या उष्मा खर्च की जा रही है, यानी उसमें उष्मा जो है क्या सोखी जा रही है, यानी उसमें जो है उष्मा का खर्च किया जा रहा है, तो उसे हम क्या अब इसलिए क्या कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। जी हाँ गाइस, तो ये क्लास 10th का जो है लेसन नंबर 1 जो है आज के दिन जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। जी हाँ गाइस, अब मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको बता दें क्लास 11th का, जी हाँ, क्लास 11th की बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाली है। जी हाँ गाइस, तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए जो है इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।